कहानी शुरू होती है एक साधारण इंसान की जिंदगी से जिसका नाम आदित्य है। आदित्य एक आम व्यक्ति था जो मेट्रो सिटी में रहता था और कॉरपोरेट जगत में काम करता था। उसकी जिंदगी में सब कुछ बाहरी तौर पर सही था, अच्छी नौकरी, शानदार कार और अच्छी सैलरी, लेकिन उसके अंदर कुछ खोया हुआ था। उसे हमेशा एक अजीब सा खालीपन महसूस होता था, जैसे उसकी जिंदगी में कुछ बहुत जरूरी चीज गायब हो। आदित्य ने अपनी जिंदगी को काम और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच बांट दिया था। सुबह से लेकर रात तक उसका दिन काम, दोस्तों के साथ समय बिताने और सोशल मीडिया पर समय गुजारने में निकल जाता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, आदित्य के अंदर बेचैनी बढ़ती गई। उसे एहसास हुआ कि वह असल में जिंदगी से क्या चाहता है, ये उसे समझ ही नहीं आ रहा था। एक दिन आदित्य की मुलाकात एक पुराने दोस्त अमित से होती है। अमित की जिंदगी पहले आदित्य जैसी ही थी, लेकिन अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वह अब शांत, खुश और संतुलित लगता था। आदित्य को यह देखकर हैरानी हुई कि अमित, जो पहले हमेशा भागदौड़ में लगा रहता था, अब इतना शांत और आत्मविश्वासी कैसे हो गया। आदित्य ने उससे पूछा, यार, यह बदलाव कैसे आया? अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने मोंक मोड अपनाया है। आदित्य को सुनकर समझ नहीं आया। मोंक मोड, ये क्या है? अमित ने समझाया, यह एक तरीका है खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से संतुलित रखने का, जिसमें मैं अपनी जिंदगी से सभी व्याकुलताओं और बाहरी चीजों को हटा चुका हूं और खुद पर काम कर रहा हूं। आदित्य को यह सुनकर दिलचस्पी हो गई, लेकिन यह कैसे किया जा सकता है? अमित की बातें सुनकर आदित्य ने भी मोंक मोड अपनाने का फैसला किया। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उसने ठान लिए। उसने सबसे पहले अपने फोन को किनारे रख दिया, सोशल मीडिया से दूर रहना शुरू किया और सुबह सुबह ध्यान लगाने बैठ गए। पहले दिन तो बहुत मुश्किल था। दिमाग में हर तरह के ख्याल आते रहे। क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मैं दोस्तों से दूर हो जाऊंगा? लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, आदित्य को समझ में आने लगा कि यह भटकाव तो सिर्फ उसके मन का खेल था। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वह उन व्याकुलताओं से छुटकारा पा रहा है जो उसकी जिंदगी को उलझा रही थी। मोंक मोड के दौरान आदित्य का संघर्ष असली था। उसे दोस्तों और परिवार से दूर रहना पड़ा, वे लोग जो उसकी दिनचर्या को समझ नहीं पा रहे थे। जब दोस्तों ने कहा, तू हमें भूल गया क्या? तब आदित्य के अंदर एक द्वंद्व पैदा हुआ। वह खुद से ही सवाल करने लगा, क्या मैं सही कर रहा हूं? लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने ध्यान करना जारी रख। उसने अपने मन की बात सुननी शुरू की और अपने अंदर की भावनाओं और विचारों पर ध्यान देना शुरू किए। और धीरे धीरे उसे अपनी असली ताकत का एहसास हुआ। उसे समझ में आया कि असली खुशी और शांति कहीं बाहर नहीं, बल्कि उसके अंदर थी। कुछ महीनों बाद आदित्य की जिंदगी में वो शांति आई जो उसने कभी महसूस नहीं की थी। वह हर रोज जल्दी उठने लगा, ध्यान और योग करने लगा। अब उसे बाहरी चीजों में कोई रुचि नहीं रह गई थी। फोन, टीवी, सोशल मीडिया सब उससे दूर हो चुके थे। आदित्य अब अपने अंदर की शक्तियों को जानने लगा था। उसे समझ में आया कि मोंक मोड सिर्फ एक तरीका नहीं, बल्कि एक नया जीवन दृष्टिकोण है। अनुशासन, आत्मनियंत्रण और ध्यान की ताकत ने उसकी जिंदगी को एक नई दिशा दी। जब आदित्य ने इस सफर की शुरुआत की थी, तब उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी इस तरह से बदल जाएगी। उसने सोचा भी नहीं था कि वह अपनी जिंदगी को इतनी गहराई से समझ पाएगा। अब उसकी जिंदगी में शांति थी, स्थिरता थी और सबसे बड़ी बात, खुद को जानने का एक अद्भुत एहसास था। वह समझ गया कि असली खुशी और सफलता बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर होती है। उसने खुद से पूछा, क्या मैंने वो पा लिया जो मैं हमेशा से चाहता था? और उत्तर था हाँ। आदित्य की मोंक मोड की यात्रा हमें यह सिखाती है कि असली शक्ति और शांति हमारे अंदर ही होती है। बाहरी शोर और भटकाव से जब हम खुद को मुक्त करते हैं, तब हम अपनी असली क्षमता को पहचान सकते हैं। मोंक मोड हमें यह समझने में मदद करता है कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे खुद के भीतर है। आदित्य की यह यात्रा हमें प्रेरित करती है कि जब भी हम अपनी जिंदगी में खोए हुए महसूस करें, तब हमें मोंक मोड अपनाकर अपने अंदर की शक्तियों को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि असली सफलता वही है जब हम अपनी आत्मा की आवाज को सुन सकें। मंक मोड किताब का उद्देश्य उन लोगों को प्रेरित करना है जो अपने जीवन को नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक साधु की तरह ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
लेखक के अनुसार मंक मोड एक ऐसा जीवन जीने का तरीका है जिसमें हम अपने पर्सनल डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित करते हैं और डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ते हैं। किताब को आसानी से समझने के लिए हमने इस समरी को 8 अध्यायों में विभाजित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, साधु की सोच। साधु की सोच एक अद्वितीय और अनुशासित दृष्टिकोण है जो हमें अपने लक्ष्यों के प्रति केंद्रित रहने में मदद करती है। साधु लोग अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन और स्पष्टता को महत्व देते हैं। वे बाहरी प्रभावों और विकर्षणों से दूर रहकर अपने आंतरिक शांति और एकाग्रता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। साधुओं की यह सोच उनके लक्ष्यों को हासिल करने में उनकी मदद करती है और हमें भी इस तरह की सोच अपनाने की आवश्यकता है। साधु अपने समय का सर्वोत्तम उपयोग करते हैं। वे दिनचर्या के साथ साथ ध्यान, साधना और ज्ञान की खोज में लगे रहते हैं। उनका जीवन निश्चित नियमों और अनुशासन पर आधारित होता है। साधु अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं। उनका ध्यान हमेशा वर्तमान पर होता है, जो उन्हें अपने लक्ष्यों के प्रति सजग बनाए रखता है। उदाहरण के लिए, जब हम साधु की सोच को एक साधक के रूप में देखते हैं, तो हमें ध्यान की प्रक्रिया का महत्व समझ में आता है। एक साधु सुबह की पहली किरण के साथ उठता है, प्रार्थना करता है और ध्यान करता है। यह उनकी दिनचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है। ध्यान करने के दौरान वे अपनी चिंताओं और विचारों को शांत करते हैं, जिससे उन्हें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। साधु अपने मानसिक शांति को बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कि योग करना, ज्ञान पढ़ना और अपने भीतर की आवाज को सुनना। साधुओं का उदाहरण हमें यह सिखाता है कि हमें भी अपने जीवन में साधु की सोच को अपनाना चाहिए। मान लीजिए आप एक छात्र हैं जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। यदि आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से जानते हैं और अपने अध्ययन समय का सही उपयोग करते हैं, तो आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं और बाहरी विकर्षणों में खो जाते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया, टीवी या अन्य गतिविधियां, तो आपका अध्ययन प्रभावित होगा। साधु की सोच के अनुसार हमें अपनी दिनचर्या में कुछ नियम और अनुशासन शामिल करना चाहिए, जैसे कि निर्धारित समय पर अध्ययन करना, डिस्ट्रैक्शन से बचना और मानसिक शांति के लिए ध्यान करना। इससे न केवल हम अपने लक्ष्यों के प्रति सजग रहेंगे, बल्कि हमारी आत्मसमर्पण और प्रतिबद्धता भी बढ़ेगी। इस प्रकार साधु की सोच को अपनाकर हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यह सोच हमें एकाग्रता, समर्पण और निरंतरता का अभ्यास करने में मदद करती है, जो अंततः हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में सक्षम बनाती है। साधुओं की सोच का अनुसरण करके हम अपने भीतर की शक्तियों को पहचान सकते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार साधु की सोच केवल एक दृष्टिकोण नहीं है, बल्कि यह एक जीवन जीने का तरीका है जो हमें सफल और संतुष्ट बनाता है। अध्याय 2, लक्ष्य निर्धारण। लक्ष्य निर्धारण किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफलता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। सकारात्मक सोच और स्पष्ट लक्ष्यों का होना हमारी दिशा को निर्धारित करता है। लेखक ने इस अध्याय में बताया है कि हमें अपने जीवन के लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से पहचानने की आवश्यकता है। जब हम जान लेते हैं कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं, तो हम अपने प्रयासों को सही दिशा में केंद्रित कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में स्मार्ट सिद्धांत का उपयोग बहुत फायदेमंद होता है। स्मार्ट का अर्थ है स्पेसिफिक, विशिष्ट। हमारे लक्ष्य स्पष्ट और विशिष्ट होने चाहिए। जैसे, मैं अपनी सेहत में सुधार करना चाहता हूं की बजाय मैं अगले 3 महीने में 5 किलो वजन घटाना चाहता हूं होना चाहिए। मेजरेबल, मापने योग्य। हमें अपने लक्ष्यों को मापने योग्य बनाना चाहिए। इससे हम अपनी प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मैं हर हफ्ते 2 बार व्यायाम करूंगा, एक मापने योग्य लक्ष्य है। अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य। हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने योग्य होना चाहिए। हमें अपने कौशल और संसाधनों के आधार पर लक्ष्य तय करना चाहिए। रेलेवेंट, प्रासंगिक। लक्ष्य हमारे जीवन के उद्देश्य से जुड़े होने चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आपका उद्देश्य एक सफल करियर बनाना है, तो मैं नई तकनीकें सीखूंगा एक प्रासंगिक लक्ष्य है। टाइम बाउंड, समयबद्ध। हमें अपने लक्ष्यों के लिए समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए। जैसे, मैं अगले 6 महीनों में एक नई भाषा सीखूंगा। स्मार्ट सिद्धांत का उपयोग करके हम अपने लक्ष्यों को स्पष्टता के साथ निर्धारित कर सकते हैं,
जिससे हम अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाकर सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। लक्ष्य निर्धारण केवल एक योजना नहीं है, बल्कि यह हमारी दिशा और प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अध्याय 3, ध्यान और एकाग्रता। ध्यान एक प्राचीन अभ्यास है जो न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि इसे जीवन के विभिन्न पहलुओं में भी लाभ पहुंचाता है। साधु लोग ध्यान के माध्यम से अपनी चिंताओं और बाहरी विचारों से मुक्ति पाते हैं और इस प्रोसेस में उनकी मानसिक ऊर्जा को नियंत्रित करने की क्षमता बढ़ती है। ध्यान करने से हमें अपने थॉट्स और इमोशंस पर कंट्रोल पाने में मदद मिलती है। जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो हम अपने मन की हलचल को शांत कर सकते हैं। यह प्रोसेस हमें प्रेजेंट में जीने और अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करने में सहायता करती है। साधु लोग ध्यान को एक साधन के रूप में उपयोग करते हैं, जिससे वे अपने भीतर की ऊर्जा को समझते हैं और इसे अपने लक्ष्यों के प्रति निर्देशित करते हैं। मान लीजिए कि आप एक छात्र हैं और आपकी परीक्षा नजदीक है। इस समय तनाव और चिंताएं आपके मन में चल रही है। ऐसे में यदि आप नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो आप अपने मन को शांत कर सकते हैं। एक सरल ध्यान अभ्यास यह हो सकता है कि आप एक शांत स्थान पर बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। अपने श्वास के प्रत्येक चक्र को महसूस करें, कैसे आपकी सांस अंदर जाती है और कैसे बाहर निकलती है। इस प्रक्रिया में आप अपने विचारों को नियंत्रित कर पाते हैं और उन्हें एक दिशा में लाने में सक्षम होते हैं। ध्यान से हमारी एकाग्रता में भी सुधार होता है। जब हमारा मन शांत होता है तो हम अपने कार्यों पर बेहतर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। उदाहरण के लिए, ध्यान करने के बाद जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो आप अधिक स्पष्टता के साथ पढ़ाई कर सकते हैं और अधिक जानकारी को समझ और याद कर सकते हैं। यह मानसिक साफ सफाई न केवल आपकी पढ़ाई में मदद करती है, बल्कि आपको जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी सफल बनाती है। इसके अलावा ध्यान करने से हमारे शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। अध्ययन बताते हैं कि ध्यान उच्च रक्तचाप को कम कर सकता है, चिंता को घटा सकता है और हमें मानसिक रूप से अधिक मजबूत बना सकता है। साधु लोग इन लाभों को समझते हैं और इसे अपने दैनिक जीवन में शामिल करते हैं। लेखक ने यह भी कहा है कि ध्यान केवल एक तकनीक नहीं है, बल्कि यह एक जीवन जीने का तरीका है। जब हम अपने दिन में कुछ मिनट ध्यान करने के लिए निकालते हैं तो हम न केवल अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक सजग और प्रेरित भी बनते हैं। इस प्रकार ध्यान और एकाग्रता का अभ्यास हमें न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा और स्पष्टता भी प्रदान करता है। हमें नियमित रूप से ध्यान करना चाहिए ताकि हम अपने मन को शांत रख सके और अपने जीवन के लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ सके। ध्यान की यह साधना हमें साधु की सोच के निकट लाती है, जो हमें सही दिशा में ले जाने में सहायक होती है। अध्याय 4, नियम और अनुशासन। मंक मोड में अनुशासन एक केंद्रीय भूमिका निभाता है, क्योंकि यह हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करता है। बिना अनुशासन के हम अपनी इच्छाओं और बाहरी डिस्ट्रैक्शंस के इफेक्ट में आ सकते हैं, जो हमारी प्रोग्रेस को रोक सकता है। लेखक सुझाव देते हैं कि हमें अपनी दिनचर्या में कुछ नियमों को शामिल करना चाहिए। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद जैसे नियम हमें मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक होते हैं। जब आप रोज सुबह उठते हैं और व्यायाम करते हैं तो यह न केवल आपके शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी मजबूती प्रदान करता है। नियमित व्यायाम से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप अपने दिन की चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक तैयार होते हैं। संतुलित आहार भी अनुशासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम स्वस्थ भोजन का चयन करते हैं तो हम न केवल अपने शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, बल्कि मानसिक स्पष्टता भी प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए, एक संतुलित नाश्ता आपके दिमाग को सक्रिय रखता है और आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है। अंत में पर्याप्त नींद लेना भी जरूरी है। जब हम पर्याप्त नींद लेते हैं तो हमारा शरीर और मस्तिष्क ठीक से कार्य करते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्यों की दिशा में बेहतर निर्णय ले पाते हैं। इस प्रकार नियम और अनुशासन का पालन करना हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का एक प्रभावी तरीका है। इसे अपनाकर हम अपनी मंक मोड यात्रा को सफल बना सकते हैं। अध्याय 5, ध्यान केंद्रित करना। जब हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम आसानी से डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं। ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया में अनुशासन और योजना की आवश्यकता होती है,
जिससे हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सके। पहली तकनीक है समय की योजना बनाना। लेखक सुझाव देते हैं कि हमें एक निश्चित समय पर काम करने की योजना बनानी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप अध्ययन कर रहे हैं तो आप यह निर्धारित कर सकते हैं कि आप रोज शाम 6 बजे से 8 बजे तक पढ़ाई करेंगे। इस निर्धारित समय में आप केवल पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें और सभी अन्य डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखें, जैसे कि फोन, टीवी या सोशल मीडिया। इससे आपका ध्यान भंग नहीं होगा और आप अपनी पढ़ाई में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। दूसरी तकनीक है स्थान का चयन। ध्यान केंद्रित करने के लिए एक शांत और व्यवस्थित स्थान चुनना महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं तो उसे साफ सुथरा रखें और किसी भी ऐसी चीज को हटा दें जो आपका ध्यान भटका सकती है। एक अच्छा स्थान आपको मानसिक रूप से तैयार करता है और आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है। तीसरी तकनीक है सकारात्मक आत्म प्रेरणा। अपने लक्ष्यों को याद करते रहना और सकारात्मक सोच बनाए रखना आपको प्रेरित रखता है। उदाहरण के लिए, आप अपने अध्ययन क्षेत्र में एक नोट लिख सकते हैं जिसमें लिखा हो, मैं अपने लक्ष्य को हासिल करूंगा। यह सकारात्मकता आपको लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखने में मदद करेगी। इसके अलावा ध्यान केंद्रित करने के लिए माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस भी फायदेमंद हो सकती है। माइंडफुलनेस तकनीक का यूज करके आप अपने थॉट और इमोशंस पर ध्यान दे सकते हैं और उन्हें स्वीकार कर सकते हैं बिना उनके प्रति प्रतिक्रिया किए। यह आपकी एकाग्रता को बेहतर बनाता है और डिस्ट्रैक्शन से बचने में मदद करता है। अंत में ब्रेक लेना भी महत्वपूर्ण है। लंबे समय तक एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करने से थकावट हो सकती है, इसलिए छोटे छोटे ब्रेक ले। उदाहरण के लिए, 25 मिनट काम करने के बाद 5 मिनट का ब्रेक ले। इस तकनीक को पोमोडोरो तकनीक कहा जाता है और यह आपकी उत्पादकता को बढ़ाने में मदद कर सकती है। अध्याय 6, टाइम मैनेजमेंट। समय प्रबंधन का सही उपयोग करने से हम न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अपने जीवन को भी व्यवस्थित और तनाव मुक्त बना सकते हैं। जब हम अपने समय का सही तरीके से प्रबंधन करते हैं तो हम अपने कार्यों को प्राथमिकता देकर उन्हें अधिक प्रभावी ढंग से पूरा कर सकते हैं। पहला कदम है योजना बनाना। योजना बनाने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हमें क्या करना है और कब करना है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक छात्र हैं और आपको अगले महीने परीक्षा देनी है तो आप अपनी अध्ययन योजना बना सकते हैं। इस योजना में आप यह तय कर सकते हैं कि आप किस विषय पर कितनी देर पढ़ाई करेंगे। इससे आप पहले से ही अपने समय का सही उपयोग कर पाएंगे। दूसरा सिद्धांत है कार्य प्राथमिकता देना। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने कार्यों को प्राथमिकता दें ताकि आप सबसे महत्वपूर्ण कार्य पहले कर सके। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास 3 कार्य हैं, एक प्रोजेक्ट को पूरा करना, एक रिपोर्ट लिखना और एक परीक्षा के लिए पढ़ाई करना, तो आपको यह तय करना चाहिए कि कौन सा कार्य सबसे पहले करना है। यदि परीक्षा निकट है तो उसे पहले प्राथमिकता दें। इस प्रक्रिया से आप अपने समय का उपयोग सबसे प्रभावी तरीके से कर पाएंगे। मान लीजिए कि आप एक फ्रीलांसर हैं और आपके पास कई प्रोजेक्ट्स हैं। आप एक दिन तय कर सकते हैं कि आप सुबह 9 बजे से 12 बजे तक पहले प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, फिर 1 बजे से 3 बजे तक दूसरे प्रोजेक्ट पर ध्यान देंगे। इस तरीके से आप समय का सही उपयोग करते हुए अपने सभी कार्यों को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा टाइम ट्रैकिंग एक और महत्वपूर्ण तकनीक है। आप अपनी दिनचर्या में समय कैसे बिता रहे हैं, इसे ट्रैक करें। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आप कहां अधिक समय बर्बाद कर रहे हैं और कहां सुधार की आवश्यकता है। एक बार जब आप यह समझ जाते हैं तो आप अपनी दिनचर्या में आवश्यक परिवर्तन कर सकते हैं। अंत में ब्रेक लेना भी टाइम मैनेजमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लंबे समय तक लगातार काम करने से थकान और तनाव बढ़ सकता है, इसलिए छोटे छोटे ब्रेक ले ताकि आप तरोताजा हो सके और अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सके। इस प्रकार टाइम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का पालन करके हम अपने लक्ष्यों की ओर बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। यह हमारे जीवन को अधिक व्यवस्थित और संतुलित बनाने में सहायता करता है। अध्याय 7, आत्मसंवेदनशीलता। आत्मसंवेदनशीलता का अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों के प्रति जागरूक रहना। यह एक आवश्यक प्रक्रिया है जो हमें अपने आंतरिक अनुभवों को समझने और उनका विश्लेषण करने में मदद करती है। जब हम अपनी भावनाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं
तो हम अपनी गलतियों को पहचान सकते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप इसे समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे। अगर आप आत्मसंवेदनशील हैं, तो आप अपने भीतर की उस चिंता को पहचान सकते हैं। आप यह समझेंगे कि यह चिंता आपको दबाव महसूस करवा रही है। फिर आप उस चिंता का विश्लेषण कर सकते हैं और यह सोच सकते हैं कि क्या आपने सही योजना बनाई है या क्या आपको अधिक समय की आवश्यकता है। इस तरह आप अपनी भावनाओं को समझकर एक बेहतर निर्णय ले सकते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी हमें सेल्फ एनालिसिस की डायरेक्शन में प्रेरित करती है। जब हम अपने थॉट्स और इमोशंस को समझने का प्रयास करते हैं, तो हम अपनी क्षमताओं और सीमाओं को पहचान पाते हैं। यह ज्ञान हमें अपने विकास के लिए आवश्यक कदम उठाने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी विषय में कमजोर हैं, तो सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी आपको यह स्वीकार करने की कैपेसिटी देती है। इसके बाद आप यह निर्णय ले सकते हैं कि आपको उस विषय में अधिक स्टडी करने की आवश्यकता है या किसी से हेल्प लेनी चाहिए। इस प्रक्रिया के माध्यम से हम अपने आत्मविश्वास को भी बढ़ा सकते हैं। जब हम अपनी कमियों को पहचानते हैं और उन्हें सुधारने के लिए कदम उठाते हैं, तो हम अपने प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करते हैं। यह आत्मस्वीकृति की ओर ले जाता है, जिससे हम अपनी वास्तविकता को स्वीकार कर पाते हैं। अंत में, आत्मसंवेदनशीलता हमें बेहतर निर्णय लेने, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने में सहायता करती है। जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं, तो हम खुद को अधिक समझने लगते हैं और यह प्रक्रिया हमारे व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण होती है। सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी को अपनाकर हम अपनी यात्रा में अधिक सफल और संतुष्ट हो सकते हैं। अध्याय 8, सपोर्ट सिस्टम। जीवन की चुनौतियों का सामना करते समय एक मजबूत समर्थन प्रणाली बेहद आवश्यक होती है। जब हम मुश्किल समय से गुजरते हैं, तो हमें अपने परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों से समर्थन की आवश्यकता होती है। यह समर्थन हमें न केवल मानसिक सहारा देता है, बल्कि हमारी एनर्जी और इंस्पिरेशन को भी बढ़ाता है। सकारात्मक समर्थन प्रणाली का होना हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। जब हमारे पास ऐसा नेटवर्क होता है जो हमें प्रोत्साहित करता है, तो हम अपने लक्ष्यों के प्रति और अधिक संकल्पित होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं और आपके परिवार या दोस्तों ने आपकी प्रगति को देखकर प्रोत्साहित किया, तो यह आपको और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। साथ ही एक समर्थन प्रणाली हमें एडवाइस और गाइडेंस भी प्रदान कर सकती है। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं, तो हमें यह जानने की आवश्यकता होती है कि हम अकेले नहीं हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप काम में तनाव महसूस कर रहे हैं, तो एक अच्छा दोस्त आपको सुन सकता है और उपयोगी सुझाव दे सकता है। इससे आप अपनी समस्याओं का सामना करने में अधिक सक्षम हो सकते हैं। यह हमें मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। जब हम अपनी चिंताओं को शेयर करते हैं, तो हम हल्का महसूस करते हैं और समस्याओं का समाधान खोजने में सक्षम होते हैं। अध्याय 9, नकारात्मकता से बचें। नकारात्मक विचार और लोग हमारी प्रगति को रोक सकते हैं और यह हमारी मानसिक ऊर्जा को भी नष्ट कर सकते हैं। इसलिए हमें उन विचारों और लोगों से दूरी बनानी चाहिए जो हमारे सपनों और लक्ष्यों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। जब हम किसी नकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, तो वह हमारे आत्मविश्वास और उत्साह को कम कर सकता है। उदाहरण के लिए, मान ले कि आप एक नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं और आपका कोई दोस्त लगातार कह रहा है कि तुम सफल नहीं हो सकते या यह बहुत मुश्किल है। इस तरह की नकारात्मक बातें आपकी आत्मविश्वास को कम कर सकती है और आपके प्रयासों में रुकावट पैदा कर सकती है। लेखक सुझाव देते हैं कि नकारात्मक विचारों और लोगों से बचने के लिए हमें सकारात्मकता के स्रोतों से जुड़ना चाहिए। हमें उन लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जो हमारे विचारों और लक्ष्यों को प्रोत्साहित करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक रचनात्मक व्यक्ति हैं, तो उन लोगों के साथ जुड़े जो नए विचारों और परियोजनाओं के लिए आपको प्रेरित करते हैं। नकारात्मकता से बचने का एक और तरीका है सकारात्मक सोच का अभ्यास करना। जब भी नकारात्मक विचार आपके मन में आए, उन्हें सकारात्मक सोच में बदलने का प्रयास करें। उदाहरण के लिए, अगर आप सोच रहे हैं मैं यह काम नहीं कर सकता, तो इसे बदले और कहें मैं इसे कर सकता हूं और मैं इसके लिए तैयार हूं। इस मानसिक बदलाव से आप अपने लक्ष्यों की ओर और भी दृढ़ता से बढ़ सकते हैं। अध्याय 10,
एकाग्रता और प्रतिबद्धता। जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह से कमिटेड होते हैं तो हमें उन्हें हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। कंसंट्रेशन और कमिटमेंट किसी भी सफलता की कुंजी होती है और यह साधु जीवन के लिए भी आवश्यक है, जिसे मंक मोड में लाने का प्रयास किया जाता है। कंसंट्रेशन का मतलब है कि आप अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करें और बाहरी चीजों से प्रभावित न हो। यह एक ऐसी मानसिक अवस्था है जहां आप केवल अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं और उसे हासिल करने के लिए पूरी मेहनत करते हैं। लेखक का कहना है कि जब हम पूरी एकाग्रता के साथ किसी कार्य में लग जाते हैं तो हम उसे तेजी से और सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका लक्ष्य एक नई भाषा सीखना है। अगर आप इसे सीखने के लिए रोजाना 1 घंटा पूरी एकाग्रता से स्टडी करते हैं तो आप जल्दी ही उस भाषा को समझने और बोलने लगेंगे। लेकिन अगर आप बीच बीच में ध्यान भटकाते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया पर समय बिताना या अन्य कामों में उलझ जाना, तो आपका प्रगति धीमी हो जाएगी। इसलिए लक्ष्य प्राप्ति के लिए एकाग्रता बहुत महत्वपूर्ण है। कमिटमेंट का मतलब है कि आप अपने लक्ष्यों को लेकर पूरी तरह से समर्पित रहें और किसी भी परिस्थिति में पीछे न हटें। यह वह धैर्य है जो आपको हर स्थिति में अपने सपनों की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। कई बार जीवन में कठिनाइयां आती है जिनसे हमें अपने लक्ष्य दूर होते दिखते हैं, लेकिन प्रतिबद्धता हमें सिखाती है कि हमें हर परिस्थिति में अपने सपनों के प्रति सच्चे रहना चाहिए। यदि आप एक व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और शुरुआत में नुकसान का सामना कर रहे हैं, तो प्रतिबद्धता का मतलब है कि आप हार न माने, बल्कि यह समझे कि हर समस्या के साथ एक समाधान भी होता है। आप अपनी गलतियों से सीखें और हर बार एक बेहतर योजना के साथ फिर से कोशिश करें। इस प्रकार की कमिटमेंट आपको अपने व्यवसाय को सफल बनाने में मदद करेगी। लेखक बताते हैं कि एकाग्रता और प्रतिबद्धता केवल हमारे पेशेवर जीवन के लिए नहीं, बल्कि हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए भी आवश्यक है। जब हम किसी भी कार्य में अपने पूरे मन, समय और ऊर्जा को लगाते हैं, तो हम न केवल उस कार्य में सफल होते हैं, बल्कि खुद को भी बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। यह हमें आत्मविश्वास, धैर्य और संतुलन की दिशा में भी आगे बढ़ाता है। तो दोस्तों, मंक मोड हमें यह सिखाता है कि आज की भागदौड़ और तकनीकी युग में खुद को मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से कैसे सशक्त बनाया जा। यह किताब हमें हमारे ध्यान को केंद्रित करने, आत्म अनुशासन का पालन करने और जीवन में अनावश्यक चीजों से दूरी बनाकर असली उद्देश्य पर ध्यान देने की शक्ति देती है। मंक मोड का मुख्य संदेश यही है कि अगर आप अपने जीवन को बेहतर दिशा में ले जाना चाहते हैं, तो आपको खुद को एक गहरे, केंद्रित और शांतिपूर्ण मानसिक स्थिति में लाना होगा। यह यात्रा आसान नहीं होती, लेकिन जो इसे अपनाता है वह जीवन में महान उपलब्धियों और आंतरिक शांति को प्राप्त कर सकता है। याद रखें, सही दिशा में किया गया छोटा कदम भी बड़ी सफलता की ओर ले जाता है। उम्मीद है कि आपको इस किताब का सार समझ में आया होगा और आप इसे अपने जीवन में लागू कर पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस अद्भुत किताब का ज्ञान प्राप्त कर सके। धन्यवाद।